हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 21 जनवरी 2021 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है यूएस टॉप्स इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड फोर्थ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका सबसे ऊपर एवं भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया है और जो पूरे विश्व भर से लगभग 138 कंट्रीज़ को लिया गया और देखा गया कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। तो इस रैंकिंग में यूएसए रहा सबसे ऊपर और भारत रहा चौथे नंबर पे। तो यूएसए के पास 904 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसके अलावा 68 सबमरीन्स और 40,000 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स है। और यूएसए रहा पहले नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा रशिया और तीसरे पे रहा चाइना, चौथे पे रहा भारत। भारत के पास 540 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, 17 सबमरीन्स हैं, 4730 टैंक्स हैं और 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। नेक्स्ट अपडेट है नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग ने भारत इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है। तो भारत के जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके बीच में देखा गया कि कितना ज़्यादा ये इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं और इनके इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का जारी किया गया है और इसे जारी किया है नीति आयोग ने। तो यहाँ पे मेजर स्टेट की कैटेगरी थी, यहाँ टॉप किया है कर्नाटका ने 42.5 पॉइंट के साथ। वहीं दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र 38 पॉइंट्स के साथ और तीसरे पे रहा तमिलनाडु 37.91 पॉइंट्स के साथ। वहीं बात करें नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की कैटेगरी में, तो यहाँ पे टॉप किया हिमाचल प्रदेश ने 25.06 पॉइंट के साथ। दूसरे नंबर पे रहा उत्तराखंड और तीसरे पे मणिपुर। और तीसरी कैटेगरी थी यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स की, तो यहाँ पे टॉप किया है दिल्ली ने 46.60 पॉइंट के साथ। दूसरे नंबर पे रहा है चंडीगढ़ और तीसरे पे रहा है दमन एंड दीव। तो ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये इसका दूसरा संस्करण था। जो पहला एडिशन था इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। और बात करें ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ही गाइडलाइन में जारी किया गया है। तो जो 2020 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, यहाँ पे भारत की रैंक थी 48th। ओके, 131 कंट्रीज़ में भारत रहा था 48वें नंबर पे। और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पिछले साल यानी 2020 के सितंबर में रिलीज़ किया गया था। बात करें नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के चेयरपर्सन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं, और यहाँ के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट अपडेट है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सॉट जीआई टैग फॉर गुची मशरूम। जम्मू और कश्मीर सरकार ने गुची मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग की है। तो ये है, आप देख रहे हैं फोटो में, ये जीआई टैग के लिए इसे नामित किया गया है। ये है गुची मशरूम और अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर की सरकार ने इसके लिए जीआई टैग की मांग की है। तो ये जो मशरूम है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो इसका आधा किलो होता है यानी 500 ग्राम, इसकी कीमत होती है लगभग 18,000 रुपये। और इन मशरूम्स को लोकल में यानी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है थुंटू। और बात करें जीआई टैग की, तो जीआई मतलब होता है ग्राफिकल इंडिकेशन, और ये टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि जिसमें अलग ही तरह की विशेषताएं होती हैं जो सिर्फ उसी रीजन में होती हैं। यानी कि जैसे जम्मू और कश्मीर का कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जो केसर है उसको जीआई टैग दिया गया था। तो वो क्वालिटी वाली जो केसर है वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही पाई जाती है, उसके अलावा उसे कहीं और नहीं पाया जाता है। तो एक तरह से आइडेंटिटी का रूप दिया जाता है जीआई टैग। बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो यहाँ इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। कैपिटल है समर की श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड गवर्नमेंट इंक्रीजेज मनरेगा वर्किंग डेज फ्रॉम 100 टू 150। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। तो जो मनरेगा है यानी MGNREGA, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे जारी किया गया था 2005 में और इस स्कीम के अंडर में लगभग जो रूरल एरियाज़ के वर्कर हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनको 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जा रहा था सरकार की तरफ से। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये जो 100 दिन थे
जहाँ पे काम देने की गारंटी दी जा रही थी सरकार के द्वारा, इसको बढ़ा के 150 दिन कर दिया है। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस आएंगे, एक्स्ट्रा खर्चे आएंगे, जो 50 दिन बढ़े इनके, ये जो पूरे खर्चे हैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट इसको बेयर करेगी यानी उठाएगी। तो उत्तराखंड की एक ऑफिशियल रिलीज़ की माने तो लगभग उत्तराखंड में अभी 12.19 लाख जॉब कार्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं पूरे स्टेट में उत्तराखंड में, जिसमें से जो 2.66 लाख जॉब कार्ड्स हैं ये सिर्फ 2020 में दिए गए हैं। और ये जो अनाउंसमेंट की गई है ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा की गई है। उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ की विंटर कैपिटल है देहरादून, और समर कैपिटल नई बनाई गई है गैरसैंण, इसलिए इसका नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपडेट है इंडियाज़ फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू कम अप एट अलाप्पुझा केरला। केरल के अलाप्पुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय शुरू होगा। तो केरल के अलाप्पुझा में ये भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है इसे स्थापित किया जाएगा। और ये जो वर्ल्ड लेबर मूवमेंट हुआ था उसकी जो भी हिस्ट्री है ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाया जाएगा, यानी उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और अदर एग्जीबिशन में जो भी चीज़ें लगाई जाएंगी सब कुछ शोकेस किया जाएगा इस म्यूज़ियम में। तो इस म्यूज़ियम को बनाने में लगभग 9.95 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और ये जो म्यूज़ियम है ये अलाप्पुझा हेरिटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। बात करें केरला की तो यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट अपडेट है तेलंगाना एंड गुजरात है पार्टनर टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तेलंगाना और गुजरात ने महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट का वी हब यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हब और गुजरात गवर्नमेंट का आई हब यानी कि इंडिपेंडेंट हब, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है, जिसके द्वारा जो तेलंगाना है और गुजरात है वहाँ की जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है यानी जो भी वुमेन नए नए अपने बिजनेस शुरू करना चाहती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसका मेन एम है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को रेस करना। तो इसके अंडर में शुरुआती में यानी जो प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम होगा वहाँ पे 240 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनमें से बाद में 20 एंटरप्रेन्योर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होगी ये फिनटेक, एजुकेशन टेक और मेडिकल टेक के क्षेत्र में होगी। बात करें बी हब की तो यहाँ की CEO हैं दीप्ति रवूला, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और आई हब की चेयरपर्सन है अंजू शर्मा और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। नेक्स्ट अपडेट है गुजरात गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड ड्रैगन फ्रूट एज कमलम। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखा। तो ये फोटो में आप देखिए, ये फल है, आपको पता होगा इसे कहा जाता है ड्रैगन फ्रूट। तो अभी हाल ही में गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के अब नया नाम रखा जाएगा कमलम, जो कि कमल को संस्कृत में कहा जाता है। बात करें गुजरात की तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपडेट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में है और जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, उनके बाद नरेंद्र मोदी जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको इस मंदिर का ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ओवरऑल बात करें तो ये इस मंदिर के ट्रस्ट के 8वें चेयरमैन बनेंगे। तो 1967 से लेकर 1995 तक मोरारजी देसाई जी यहाँ के चेयरमैन थे और अब नरेंद्र मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ के चेयरमैन के रूप में। तो जो यहाँ के पुराने चेयरमैन थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल जी, इनका देहांत हो गया था पिछले साल अक्टूबर में और उसके बाद ये जो सीट थी चेयरमैन का पद था ये वैकेंट पड़ा हुआ था और अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नियुक्ति हो गई इस पद के लिए। नेक्स्ट अपडेट है विश्ववीर आहूजा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। विश्ववीर आहूजा को RBL बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये हैं विश्ववीर आहूजा जी और इनको अभी हाल ही में RBL बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया गया है और इनका कार्यकाल आने वाले 3 सालों तक होगा, यानी 30 जून 2021 से शुरू होगा और 29 जून 2024 तक चलेगा इनका कार्यकाल। तो इनको सबसे पहली बार MD और CEO बनाया गया था यहाँ का 30 जून 2010 में, ओके, और अभी फिर से नियुक्त कर लिया गया है 30 जून 2021 से लेकर 29 जून 2024 तक के लिए।
इसके पहले 2010 में जब इन्होंने आरबीएल बैंक को ज्वाइन किया था, इसके पहले ये बैंक ऑफ अमेरिका का जो भारत का सब्सिडरी है वहाँ पे एमडी और सीईओ थे 2001 से लेके 2009 तक। उसके बाद 2010 में इन्होंने ज्वाइन किया था आरबीएल बैंक। जो आरबीएल बैंक है इसका पुराना नाम था रत्नाकर बैंक और अभी इसका नाम हो गया है आरबीएल बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना की गई थी 1943 में और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट अपडेट है नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च्ड यस एमएसएमई टू इनेबल एक्सेस ऑफ फंडिंग। नितिन गडकरी जी ने यस बैंक का यस एमएसएमई लॉन्च किया है। तो ये जो यस एमएसएमई है ये यस बैंक की एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है भारत की एमएसएमईज के लिए, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, ताकि उनको जो फंड्स रिक्वायरमेंट होता है उसको वो आसानी से मिल सके, वो आसानी से फंड्स को एक्सेस कर सके। उसके अलावा उनको जो भी उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम हैं, तो उसके लिए डिजिटली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा यस बैंक के द्वारा। इसके अलावा जब ये जो सॉल्यूशन है उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा और जो एमएसएमईज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, तो इससे उनको हेल्प मिलेगी कि वो अपना बिजनेस जो है उसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। बात करें यस बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है सुनील मेहता। एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट अपडेट है ईरान एंड 6 अदर नेशंस लूज वोटिंग राइट्स इन यूएनजीए। ईरान और 6 अन्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान का अधिकार खो दिया है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने बताया है कि ईरान और 6 अदर कंट्रीज़ यानी कि ईरान, लीबिया, नाइजर, कॉन्गो ब्राज़ाविले, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। इन्होंने यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोट करने का अधिकार खो दिया है और इनसे ये अधिकार छीना गया है इनके पुराने ड्यूज़ के कारण। ओके, पेमेंट ड्यू था इनका, इस कारण से इनसे ये अधिकार छीन लिया गया है। और बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस और अभी प्रेजेंट में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वोल्कन वोस्किर। नेक्स्ट अपडेट है इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 स्टार्टेड एट जोधपुर। इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर में शुरू हुआ। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि भारत के इंडियन एयर फोर्स के बीच में और फ्रांस के फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये 20 जनवरी से शुरू होगी। ओके, 20 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगी और ये होगी कहाँ? ये होगी जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन में। और मेनली जो दोनों ही देश के राफेल फाइटर जेट्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। और ये एक्सरसाइज कराई जा रही है ताकि जो भारत का एयरफोर्स है और जो फ्रांस का एयरफोर्स है दोनों के बीच में कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। बात करें फ्रांस की तो यहाँ की कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट हैं इमैनुएल मैक्रॉन और प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ विल बिकम फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। तो ये हैं भावना कंठ और इस साल जो रिपब्लिक डे की परेड होगी यहाँ पे ये हिस्सा लेंगी और ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है। तो इन्हें इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था 2016 में और प्रेजेंट में ये राजस्थान में पोस्टेड हैं और ये MiG-21 बाइजन फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। और रिपब्लिक डे से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको बताई थी, याद रखिएगा कि इस साल का जो रिपब्लिक डे होने वाला है तो वहाँ पे जो इवेंट होगा वहाँ पे कोई भी फॉरेन लीडर चीफ गेस्ट के रूप में नहीं आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट है एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज द बुक अब्दुल कलाम निनाई वुगलुक्कू मरण मिल्लई। एम वेंकैया नायडू जी ने अब्दुल कलाम निनाई वुगलुक्कू मरण मिल्लई नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो एम वेंकैया नायडू जी आप सभी को पता है भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने अभी हाल ही में इस बुक को रिलीज़ किया है। ये बुक तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। ओके, अब्दुल कलाम जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनके जीवन के बारे में उनकी बायोग्राफी है ये और बुक का नाम याद रखिएगा अब्दुल कलाम निनाई वुगलुक्कू मरण मिल्लई। नेक्स्ट अपडेट है रिनोन्ड इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता पास्ड अवे रिसेंटली एट 93। प्रसिद्ध भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता जी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये हैं डॉक्टर वी शांता जी
और ये भारत की मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, और अभी हाल ही में इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट है WIA चेन्नई का, वहाँ पे चेयरपर्सन थी और इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी दिए गए थे इनके लाइफ टाइम में। तो 1986 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2006 में पद्म भूषण से और 2016 में मेडिसिन के लिए पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2005 में इन्हें रमोन मगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।